साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा सेक्शन 8 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेकर, और ये भी डिस्कस करने वाला हूं कि कई बार ऐसा होता है कि परिवादी पक्ष रिपोर्ट करने में देरी करता है और वो देरी 7 दिन या उससे ऊपर होती है, तो उसका क्या प्रभाव प्रोसिक्यूशन के मामले पे पड़ेगा और प्रोसिक्यूशन का मामला किस प्रकार प्रभावित होने वाला है। सेक्शन 8 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की लाइट में टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एन एजुकेटिव सीरीज़। तो मेरा पर्पस क्या है कि आपको एजुकेट करना डिफेंस के एंगल से, ताकि जब भी आप मुकदमे को लड़ रहे हो तो चीज़ें आपको क्लियर हो और आप इजीली उसकी लाइट में जो अदर सेक्शंस हैं उसको भी डिसॉल्व कर पाएँ, अपने फैक्ट्स को मजबूत करते हुए जो अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स हैं उसको कमज़ोर कर पाएँ और उसको स्टेबल ना होने देने से आप आसानी से मुकदमे को भी जीत पाएँ। क्लियर है? तो हम कई पर्पस सॉल्व करते चल रहे हैं इस लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कंटेंट को, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इसके प्रैक्टिकल एक्सप्लिकेशंस को। तो साथियों एक कॉपी और एक पेन जरूर लेके बैठें, जो कुछ बताना हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलें। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन। साथियों सेक्शन 8 जो है ये रिसेंटली अमेंड हुआ है बाय द वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018, और ये अमेंडमेंट 26 जुलाई 2018 से फोर्स में है। ये दो बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। सेक्शन 8 क्या बोलता है? एनी पर्सन मीन्स जो कोई भी, चाहे वो जुरिस्टिक पर्सन हो चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, दोनों ही इस कैटेगरी में इंक्लूड किए गए हैं। गिव्स और प्रॉमिस टू गिव, दोनों ही बातें यहाँ पर है। एन अनड्यू एडवांटेज टू अनदर पर्सन और पर्सन। तो यहाँ तक हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें 3 बातें जो है हमें दिखाई देती है कि पब्लिक सर्वेंट नामक वर्ड इस डेफिनेशन से मिसिंग है। तो इसका मतलब जो एक सिरा है मीन्स ए, ये भी है एनी पर्सन्स मीन्स ही मे बी ए प्राइवेट पर्सन और मे बी ए पब्लिक सर्वेंट। ओके, और इधर है वो भी जो है पर्सन है, इट मीन्स ही मे बी ए पब्लिक सर्वेंट और मे बी ए प्राइवेट पर्सन। क्लियर है? तो इसका मतलब सेक्शन 8 के जो 2 सिरे हैं ए और बी, यह आवश्यक नहीं कि इसमें से एक सिरा पब्लिक सर्वेंट हो या दोनों ही सिरे पब्लिक सर्वेंट हो। यहाँ पर मजे की बात क्या है कि दोनों ही सिरे पर्सन है, मीन्स इट इंक्लूड्स अ प्राइवेट पर्सन और अ पब्लिक सर्वेंट। हमें यहाँ पर एक बात और समझनी कि प्राइवेट पर्सन में या पब्लिक सर्वेंट में या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ज्यूरिस्टिक पर्सन हैं, उसको भी इंक्लूड किया गया है एज पर डेफिनेशन गिवन ऑफ पर्सन अंडर आईपीसी। बहुत सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया आपको? गिव का मतलब क्या है? लिटरल मीनिंग देना। ऐसे गिव मी सम सनशाइन, पढ़ते ना गाना बंद। तो यहाँ पर गिव का मतलब है देना। दूसरी बात क्या है? प्रॉमिस टू गिव, कि देने का वचन देना, प्रॉमिस। और ये वर्ड प्रॉमिस कहाँ पढ़ने को मिलेगा आपको? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या भारतीय संविधान अधिनियम में। क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए। एन अनड्यू एडवांटेज मीन्स ऐसा एडवांटेज जो अनड्यू है, जो लीगली रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। पहले वर्ड क्या था? इनलीगल ग्रेटिफिकेशन, नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अनड्यू एडवांटेज। तो ए ने बी को या तो अनड्यू एडवांटेज दिया या अनड्यू एडवांटेज देने का वादा किया, और इंटेंशन क्या है? ये वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विद इंटेंशन टू इंड्यूस अ पब्लिक सर्वेंट। इसका मतलब यहाँ पर 3 लोग हैं, ए और बी तो है ही, और तीसरा जो व्यक्ति है वो है पब्लिक सर्वेंट। टू इंड्यूस अ पब्लिक सर्वेंट टू परफॉर्म। अब यहाँ पर नेगेटिव वर्ड नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड है। टू फॉरबियर वर्ड का यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है। एवरीथिंग इज क्लियर टू राइट नाउ? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए। टू इंड्यूस अ पब्लिक सर्वेंट, कि किसी पब्लिक सर्वेंट को इंड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पर एक बात समझना, जब हम सेक्शन 7A पढ़ेंगे तो वर्ड आएगा इन्फ्लुएंस, और यहाँ पर वर्ड है इंड्यूस। और आपको दोनों ही चीज़ों में अंतर मालूम होना चाहिए, प्रभाव डालना और उकसाना। जैसे मान लीजिए जब आप स्कूल में थे तो आपकी टीचर ने आपको कहा कि भैया पापा से बोलना कि कल पिकनिक जाएंगे, 100 रुपये चाहिए। कहा ना कई बार? आपको रिजेंबल कर रहा है आपके स्टोरी से? तो वहाँ पर जो टीचर कह रही है वो मानने के लिए आप बाउंड इसलिए हो क्योंकि वो एक अथॉरिटी आप एक्सरसाइज कर रही है। उसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंस करना। क्लियर है? जो यूट्यूबर हैं या जो इंस्टाग्राम पे व्यक्ति आते हैं या फेसबुक पे व्यक्ति आते हैं, चाहे वो डांस करते हों, चाहे वो स्पोक्समैन हो, कोई भी हो, जिनकी बात आप मानते हैं और बात मान कर कोई काम कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर द इन्फ्लुएंसर और आपको वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं।
क्लियर है? इंड्यूसमेंट के लिए कोई भी अथॉरिटी का होना आवश्यक नहीं है। इंड्यूसमेंट तब होगा जब आप किसी व्यक्ति को उकसा रहे हैं। उदाहरण के लिए ए बी से कहता है कि भाई चूंकि तो फेल हो गया है, तुझे घर वाले मारेंगे, अब तू एक काम कर, आत्महत्या कर ले। तो वो उसको आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, या उसको इंड्यूस कर रहा है। क्लियर है? तो इंड्यूस और इन्फ्लुएंस में ये अंतर है, इसको आपको समझ के चलना पड़ेगा। और इंड्यूस वर्ड जो यहाँ पर हुआ है यूज़, वो काफ़ी समझदारी से जो है यूज़ किया गया है, क्योंकि इन्फ्लुएंस वर्ड को उन्होंने सेक्शन 7 में पहले जो है इंकॉर्पोरेट कर लिया। अगर वापस से ये वर्ड को यूज़ करते तो सेक्शन 7A और सेक्शन 8 में काफ़ी कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट होता। तो इन्होंने वर्ड यूज़ किया है इंड्यूस, मीन्स ए ने बी को रुपए दिए, रुपए मीन्स अनड्यू एडवांटेज दिया, या देने का वायदा किया कि आप सी जो पब्लिक सर्वेंट है इसको इंड्यूस करो। काहे के लिए? कि जो पब्लिक ड्यूटी है उसको वो इम्प्रॉपरली परफॉर्म करे। तो इम्प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए ही इंड्यूस करने की बात 8 सब क्लॉज आई या सब क्लॉज 1, इसको दोनों ही तरीके से हम पढ़ सकते हैं, उसमें कही गई है। और दूसरी बात यह है कि विद इंटेंशन टू रीअवॉर्ड सच पब्लिक सर्वेंट फॉर इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी। तो पहली बात तो है विद इंटेंशन टू इंड्यूस और विद इंटेंशन टू रीअवॉर्ड सच पब्लिक सर्वेंट फॉर इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी। तो कुल मिला के यहाँ तक हम देख रहे हैं 5 एलिमेंट। जो ए सिरा है उस पर है यहाँ पर पर्सन, जो बी सिरा है उस पर है पर्सन, जो सी सिरा है उस पर है पब्लिक सर्वेंट। कुल मिला के 3 लोग हैं। अब यहाँ पर जो ब्राइब दी जा रही है या जो अनड्यू एडवांटेज दिया जा रहा है, या तो उसको इंड्यूस करने के लिए है या उसके रिवॉर्ड के लिए, ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को इम्प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। ऐसा एविडेंस अगर फाइल पर है, ऐसे इंग्रेडिएंट फाइल पर है, तो ही इज़ लायबल टू बी पनिश्ड एंड प्रोसिक्यूटेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सेक्शन उस व्यक्ति पर लागू नहीं है कि वेयर अ पर्सन इज कंपेल्ड टू गिव सच अनड्यू एडवांटेज, कि उसे कंपेल किया जा रहा है और अंडर कंपल्सन जो है वो दे रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर उसे कंपेल किया जा रहा है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन, क्योंकि ये जो क्लॉज है ये लागू है चाहे सेक्शन 7 हो, चाहे सेक्शन 9 हो, चाहे सेक्शन 11 हो, या अदर स्नैरियोज जो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जिसके तहत ये आरोप है कि अनड्यू एडवांटेज दिया गया है। उस स्नैरियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस व्यक्ति को कंपेल किया जा रहा है वो रिपोर्ट करेगा इस मैटर को टू द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी विद इन द पीरियड ऑफ 7 days। ये इंपॉर्टेंट है। 7 दिन में इसको इन्फॉर्म करना है। ये 7 दिन कब से काउंट करना है? फ्रॉम द डेट ऑफ गिविंग सच अनड्यू एडवांटेज, कि उससे मांगे गए। और कई बार रिपोर्ट में ऐसा होता है कि मैंने 1000 रुपये दे दिए और बाकी के मुझे सारे को देने के लिए कहा है। अगर ऐसी एविडेंस फाइल पर है तो उसको 7 दिन में रिपोर्ट करना पड़ेगा मैटर, अदरवाइज ही वुड बी लायबल, और उसके जो कथन है वो भी हो जाएंगे डाउटफुल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द डिफेंस विल टेक द एडवांटेज कि 7 दिन में रिपोर्ट करना था, रिपोर्ट नहीं किया गया, इट मीन्स द डिले इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड डिले इज अगेंस्ट द सेटल स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड बाय सेक्शन 8 ऑफ द पीसी एक्ट। क्लियर हो गया आपको? अब तो कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। अब इसमें एक प्रोविजन और आ गया। पहला था प्रोवाइडेड दैट, अब आ गया प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अब आ गया प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट where the offense under this section has been committed by the commercial organization। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ज्यूरिस्टिक पर्सन्स की बात यहाँ पे हो रही है। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको सिर्फ और सिर्फ फाइन होगा, उसको जो है इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता। जैसे मान लो कोई कंपनी है या कोई LLP है, उसने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसे हम कहेंगे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफेंस। तो उस सिनेरियो में उसको फाइन होगा और उसका जो डायरेक्टर होगा या जो कंसर्न ऑथराइज पर्सन है उसको पनिशमेंट तो होगा, वो दोनों ही फॉर्म में होगा, फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट। पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सिर्फ पनिशमेंट फाइन के फॉर्म में होगा, क्योंकि उसको जो है अपन जेल नहीं भेज सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, इसको और इफेक्टिव समझाने के हिसाब से। अ पर्सन P गिव्स अ पब्लिक सर्वेंट S एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 टू इंश्योर दैट ही इज ग्रांटेड अ लाइसेंस ओवर ऑल द अदर बिट्स। P इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। हालांकि ये एग्जाम्पल बड़ा ही गलत यहाँ पर कोट किया गया है। अगर ऐसा केस है देन इट वुड बी अ केस ऑफ सेक्शन 7, क्योंकि यहाँ पर 2 पर्सन है, एक तो है प्राइवेट व्यक्ति और दूसरा है पब्लिक सर्वेंट। एग्जाम्पल क्या होना चाहिए कि P ने कोई पैसा जो है X को दिया, आप ये पैसा A को दो एज अ रीअवॉर्ड, या उस पैसे के पेटे आप उसको इंड्यूस करो ताकि ये फंक्शन जो है वो इम्प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हुए मुझे बेनिफिट जो है वो प्रदान कर सके। तो इस सिनेरियो में वो गिल्टी होगा सेक्शन 8 का। क्लियर है? हमने यहाँ पर एक बात समझी है कि सेक्शन 8 को अप्लाई करने के लिए 4 एलिमेंट जो है फाइल पे होने चाहिए। नंबर 1, कम्युनिकेशन बिटवीन A एंड B विद इंटेंशन टू इंड्यूस द पब्लिक सर्वेंट और टू रीअवॉर्ड द पब्लिक सर्वेंट विद
अनड्यू एडवांटेज, ताकि वो अपनी पब्लिक ड्यूटीज़ को इम्प्रॉपरली एक्सरसाइज कर सके। एवरीथिंग इज क्लियर हो गया आप? तो चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर मुकदमा चलेगा कैसे और उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होगा। जो पब्लिक सर्वेंट है और जो कंसर्न पर्सन है उन पर कार्रवाई होगी सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 120B आईपीसी के अंदर। पर ऐसी एविडेंस फाइल पे होनी चाहिए कि ए ने बी को या तो अनड्यू एडवांटेज दिया या देने का वायदा किया विद इंटेंशन टू इंड्यूस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और टू रीअवॉर्ड द पब्लिक सर्वेंट, जो कि सी है, ताकि पब्लिक ड्यूटी या कोई काम जो उसके पास पेंडिंग है उसके संबंध में वो अपनी पावर्स को इम्प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हुए कोई बेनिफिट जो है वो ए को प्रोवाइड कर सके। तो ए यहाँ पर है अल्टीमेट बेनिफिशियरी, बी जो है मीडिएटर है। तो यहाँ पर ए जो है ये गिल्टी है सेक्शन 8 में, बी जो है ये गिल्टी है सेक्शन 8 में, और जो कंसर्न पब्लिक सर्वेंट है उस पर धारा 7 और धारा 8 बी लगेगा। और इन दोनों व्यक्तियों पर, अगर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, प्राइवेट पर्सन है, तो केवल और केवल धारा 8 PC8 और इसके साथ साथ दोनों ही व्यक्तियों पर, मीन्स द कंसर्न पर्सन एंड द कंसर्न पब्लिक सर्वेंट पर 120 बी कि इस क्राइम को आपने ऑर्गेनाइज मैनर में करा और इस क्राइम के लिए आप हैंडिंग ग्लव थे। 120 बी जो मैंने आपसे भी कहा है आईपीसी के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। क्लियर हो गया आपको? अब तो कोई दिक्कत नहीं, ईजी है ना। अब हम आते हैं थोड़े से स्पष्टीकरण पे जो इसमें दे रखे हैं नीचे। इट इज़ immaterial whether the person to whom undue advantage is given means the concerned B or promise to be given means B is the same person as a person who is to perform or has performed the public duty concerned। कि ये टोटली इमटेरियल है कि वो जो कंसर्न व्यक्ति है जिसको अनड्यू एडवांटेज दिया गया है या देने का वादा किया गया, ये वही व्यक्ति है जो उस पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। इट शैल ऑल्सो बी इमटेरियल, ये भी इमटेरियल है वेदर सच अनड्यू एडवांटेज इज गिवन और प्रॉमिस टू बी गिवन बाय पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मीन्स थ्रू थर्ड पार्टी। ये भी टोटली इमटेरियल है कि या तो उसको डायरेक्टली दिया गया या इनडायरेक्टली दिया गया। अब ये सारे मुद्दे जिरे के हैं कि वकील जिरे में क्या बात लेके आता है और क्या डैमेज जो है फैक्ट्स को करता है। नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू अ पर्सन, ये नेगेटिव बात आ गई। इफ दैट पर्सन आफ्टर इन्फॉर्मिंग द law enforcement authority or investigating authority gives or promise to give undue advantage to another person in order to assist such law enforcement agency or investigating agency in the investigation of the offense alleged against the latter। अब सब क्लॉज 2 को समझने के लिए हमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है लेना पड़ेगा। कई बार आप देखते हो कि एंटी करप्शन या लोकायुक्त या सीबीआई फ़ोन को इंटरसेप्ट करती है। ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई अपने काम कराने के लिए संपर्क में किसी अन्य व्यक्ति से और वो संपर्क में पब्लिक सर्वेंट से और एक चेन बन गई। ये जो कंसर्न व्यक्ति है ए, इसने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इन्फॉर्म नहीं करा रिगार्डिंग द एलएस क्राइम और ये रुपये दिए जा रहा है और अल्टीमेटली जब ये पकड़ में आता तो ही कुड नॉट टेक द बेनिफिट दैट कि मुझे मालूम नहीं था या मुझे अंडर कंपल्सन जो है ये रुपया देना पड़ा। अगर आपकी जानकारी में फैक्ट है कि ये रुपया देना गलत है, ये ब्राइब है या अनड्यू एडवांटेज है, उसके बावजूद भी आप दे रहे हैं और लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं और उन्हें जो कंसर्न कल्प्रिट है उसको पकड़वाने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, देन द कंसर्न ए वुड बी गिल्टी। अगर वो इन्फॉर्म करते हुए रिश्वत देता है, अंडर कंपल्सन दे रहा है और इस फैक्ट को इन्फॉर्म करते हुए चल रहा है, देन ही वुड नॉट बी अ गिल्टी। क्लियर है? तो ये बेसिक प्रोटोकॉल है सेक्शन 8 का। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज हम काफ़ी एनलाइटन हुए हैं सेक्शन 8 PC8 को लेकर। अगला जो टॉपिक मेरा होगा वो होगा सेक्शन 7A को लेकर और उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा सेक्शन 7A और 8 PC8 के बीच के डिफरेंस को, ताकि चीज़ें जो है आपको इजीली क्लियर हों और आप इजीली जो है अपने राइट्स को एज पर लॉ इन्फोर्स कर सकें। घबराना नहीं है। देखो, छोटी सी बात यह है कि आरोप लगा देने से आरोप साबित नहीं होते हैं। आरोप को प्रमाणित भी करना होता है और प्रोसिक्यूशन की एजेंसी कोई भी एविडेंस लेके आ जाए, आपको इंडियन एविडेंस एक्ट की जानकारी होनी चाहिए। इवन जो आपका एडवोकेट है जो कंटेस्ट कर रहा है उसको भी इंडियन एविडेंस एक्ट की जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो फैक्ट रिकॉर्ड पर है उसको वो एज पर लॉ ट्विस्ट कर सके। अगर लॉ की लाइट में फैक्ट ट्विस्ट हो गए, एग्जिस्ट नहीं हुए, हाईली हो गए, इम्प्रोबेबल टू एग्जिस्ट, तो उसका डेफिनेट फायदा जो है आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपकी समझदारी ही आपका बचाव है। सोच समझ के वर्कआउट करें और अगर झूठा प्रोसिक्यूशन है तो लॉ की लाइट में उसका जो है आप प्रॉपर स्ट्रक्चर एनालिसिस करके वर्कआउट करके एज पर लॉ जो है रिजल्ट्स को ऑब्टेन करें। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।